नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये जो कोशिश है भारतीय अवाम ताकत दल की अपने देश में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए, और ये इसलिए है कि जो हमारा जो राष्ट्र भारतवर्ष है तो जो कि अब एक संवैधानिक इकाई बन चुका है, इसका अपना एक संविधान है और ये संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। तो ये सामान्य ज्ञान की बात है कि इसमें जो माहौल इस राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि यदि हमारा देश ये भारतवर्ष है तो जो माहौल है वो भारतीयता का ही होना अनिवार्य है। ये जो देश विरोधी ताकतें हैं और भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक, जो कि इसमें मुख्य धारा की राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दलों के रूप में हैं, वो जो है, जो राष्ट्र भारतवर्ष है, न तो इसकी अवधारणा को सम्मान करने के लिए तैयार हैं। भारत के संविधान की शपथ वो लेते हैं कब? जब उनको पद धारण करना होता है। लेकिन भारत के संविधान की जो है, जो पहला आदेश है कि हम भारत के लोग हैं, ये बराबर ये राजनीतिक दल हमेशा वो अनादर करते चले आ रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये राजनीतिक दल ये भारत की अवधारणा को भी और उस भारत के संविधान के आदेश के हम सभी लोग भारत के लोग हैं, इन दोनों का बराबर उल्लंघन, बराबर अनादर वो करते चले आ रहे हैं। और उससे भी घिनौनी बात कि समाज में विखंडन। अच्छा, जो संविधान लागू होने के पहले जो भी पहचान रही है जातियों की, संप्रदायों की, भाषा की और प्रांत तो खैर नहीं बने थे और अलग अलग उनकी रियासतें थी, उसके आधार पर जो उनकी पहचान थी वही आदत संविधान लगने के बाद भी, जबकि हमारा संविधान के विषय में हमारे कई विद्वानों ने, खासकर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर ने
ये बताया है कि हमारा भारत का संविधान एक मेल्टिंग पॉट है, यानी एक यानी जो धातुओं को पिघलाता है वो बर्तन है। तो हमारी जो भी पहचान रही है संविधान लागू होने के पहले अपना जाति संप्रदाय इत्यादि के आधार पर जो है उसको पिघला करके भारतीय संविधान ने हमको एक ही पहचान दी कि हम भारत के लोग हैं। अब इस अवधारणा का बराबर जो है जो भी वो शक्तियाँ, जो विखंडनकारी शक्तियाँ जो कि राजनीतिक दलों का रूप ली हुई हैं, बराबर इस अवधारणा का अनादर ही नहीं बल्कि उसको हमेशा ये कुचलती रही। और संविधान लगने के पहले जो भी बने पहचान थी उसको इन सबों ने अपने विखंडनकारी गतिविधियों और सोच के आधार पर यानी समाज को विघटित करके अपनी राजनीति करना और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना और सत्ता हथियाना, ये हमेशा जारी रहा। और इनकी गतिविधियों के विषय में हमारे जो अमर शहीद जिन्होंने प्राण दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, उन्होंने भी वार्निंग दी है, चिताया है कि ये काले अंग्रेज हैं इस देश के, यही पहचान करनी है सबको। और बराबर जो है वो विखंडन के आधार पर जो है इस तरह की समाज को विखंडन करके उसी आधार पर अपना वो और सत्ता हथियाने की साजिश चल रही है। और हमारे जो जनमानस को, हमारी जो भारतीय आवाम को भी उसी प्रकार उसी मानसिकता का वो गुलाम बनाया हुआ है। तो दोनों तरफ से यानी जो राष्ट्र भारतवर्ष है उसकी भी अवधारणा को और भारत के संविधान के उस आदेश के कि हम भारत के लोग हैं, दोनों को इन राजनीतिक दलों ने हमेशा से जो है उसको कुचलने का वो रचा है। हमारी आवाम भी जो है उन्हीं के कुचक्र का शिकार होते हुए, और वैसे भी हम नहीं कहते कि सारा दोष उन्हीं का है। संविधान लगने के बाद भी जब कहते कि संविधान लगने के बाद भी फिर वही जातियों में संप्रदायों में और भाषा में भाषा के आधार पर इसने प्रांत भी बनवा दिया था इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसमें उसी के प्रति हमने जो संवेदनशीलता व्यक्त की है, मैंने विकसित की है, उसी के अनुसार विकसित की है। अब भारतीयता के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करनी होगी। अब बहुत हो चुका। यदि इस देश को भारत राष्ट्र के रूप में कायम रहना है तो सिर्फ भारतीयता के प्रति ही जो है संवेदनशीलता जो है वो रखनी होगी, विकसित करनी होगी। और जो संकीर्णता आधारित जितनी भी संवेदनशीलता हैं उनको नष्ट करना होगा। यही चीज बराबर भारतीय जनता दल वो सिखा रहा है। और ये राजनीतिक दल जो है अब वो उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने जो मीडिया विकसित किया है, जो मीडिया हमारे जो कि अपने को कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वह भी उसी अनुसार बेहयाई के साथ बराबर हिंदू मुस्लिम की बात करना ही जो है गैर संवैधानिक है और भारत विरोधी भी है। ये बड़े छाती तान करके बड़े बेहयाई से देश विरोधी मैंने ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं ये मीडिया वाले। और इससे भी बड़ी बात
ये देश का नाम तो लेते हैं, लेकिन देश के प्रति संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए, विचार क्या होने चाहिए, ये बिल्कुल इनकी मानसिकता से बिल्कुल गायब है। मतलब कि देश का अपमान करने वाले, देश के टुकड़े करने वाले, उनके खिलाफ कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। सिर्फ पांथिक आधारों पे किसी ने वो हिंदुत्व के ऊपर आक्रमण कर दिया, किसी ने इस्लाम के ऊपर आक्रमण कर दिया, बस उसी पर तमाम संवेदनशीलता कुछ हमारे अवाम भी और ये मीडिया वाले भी उसी के अनुसार लोगों को संवेदनशील बनाना, उसी पर भड़काना, और भारतीय समाज में जो है, जो एकता है, जो भाईचारा है, जो ताना बाना है, उसको तबाह करना। और यहीं तक नहीं, भारतीय समाज में जो आपसी भाईचारा का जो ताना बाना है, एकता और भाईचारा का, उसको बर्बाद करके ही ये राजनीतिक दल और मीडिया वालों के साथ मिलकर के वोट और सत्ता का हथियाने का हमेशा। और ये भी जान लीजिए कि इनको ये वोट जो सत्ता हथियाते हैं, तो कोई देश सेवा के लिए नहीं, इनके तमाम धंधे होते हैं गलत सलत, वो भी देश विरोधी। सबसे पहले देश के संसाधनों को लूटना, ये तभी मान लीजिए सत्ता में न रहे तो शायद इनको लूटना संभव ना हो। सिर्फ देश को लूटने के लिए ये सत्ता को जो है वो हथियाना चाहते हैं, और तमाम गलत सलत धंधे ये चलाने के लिए ये समझते हैं कि सत्ता ही एक ऐसा वो उपकरण है जिसके द्वारा ये भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ये कृत्य ये कर सकते हैं। तो सारा कुछ जो है सत्ता हथियाने के लिए, तो सत्ता हथियाने के लिए जो है ये वो समाज में विघटन। लेकिन ये सारी बातें गंभीर तो हैं, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि जो हमारी आवाम है, जो कि इनके कुकृत्यों को भुगत रही है, इलाज उसके पास है, इनका इलाज उसके पास है। ये हमारी आवाम, ये हमारी भारतीय आवाम, जिसको कि सिर्फ इस राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता रखनी है और बाकी संवेदनशीलता उसको नष्ट कर देनी है, वो उसी संकीर्णता आधारित अवधारणाओं में कि हम इस जात के हैं, हम इस संप्रदाय के हैं, इसी के प्रति संवेदनशीलता वो पाली हुई है, और पाल करके इन देश विरोधी ताकतों को वोट दे रही है, इनको और इनको सत्ता में भेज रही है। और उससे भी गंभीर बात है कि इस अवाम को, इस भारतीय अवाम को ये एहसास भी नहीं हो रहा है, कबूलनामा भी नहीं है कि उसे ये गलती हो रही है। तो समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन भारतीय अवाम ताकत बराबर एहसास करवा रहा है कि ये जितनी भी ताकतें हैं, सिर्फ हम ही नहीं, भगत सिंह ने पहले कहा कि ये काले अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं, और समाज में विखंडन कार्य करने वाली ताकतें हैं। तो इनको ठीक से पहचानिए, और पहचानने के लिए थोड़ा दृष्टिकोण जो है शुद्ध करना होगा कि हमारा देश पूरा भारतवर्ष है और हम भारतीय हैं। भारतीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये सब के सब विखंडनकारी ताकतें हैं। भारतीय जनता पार्टी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस या कांग्रेस या वाम दल या आपका टीएमसी, आपकी आरजेडी, आपकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है वो एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके,
सब के सब हमारे देश में विखंडनकारी ताकतें, लेकिन वो जो विखंडनकारी जो गतिविधि चलाते हैं वो हमारे आपकी मानसिकता पर चलाते हैं। सवाल आकर यहाँ टिकता है, यदि हम अपनी मानसिकता, अपनी संवेदनशीलता देश के प्रति कर लें, तब शायद इनकी गतिविधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। यही चीज भारतीय जनता दल बार बार कर रहा है, और उनके कुछ रचे हुए तर्कों को जब आप देखेंगे तो वो भी कितने माने भारत विरोधी तर्क हैं उनके। ये मीडिया और पत्रकारों का, वैसे तो जितने भी मीडिया थे वह जेएनपीसी के चमचों के द्वारा स्थापित वो किए गए हैं। एनडीटीवी जो है वो प्रणव राय, और न्यूज़ 24 जो राजीव शुक्ला है, वो जो कांग्रेसी नेता, उसकी बीबी है वो अनुराधा प्रसाद, तो उसी का चैनल है न्यूज़ 24। और एक अरुण पुरी है, उसने स्थापित किया हुआ, अरुण पुरी भी एक कांग्रेसी चमचा है, उसने स्थापित किया हुआ है इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे समूह का ही वो चैनल है आज तक। और जितने भी हैं वो कांग्रेसी चमचों के द्वारा स्थापित है। कांग्रेस इस देश की सबसे अभिशाप ये संगठन माने ये तंजीम है ये, उसी तो आप समझ जाइए कि ये जो अपने को जो चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, कितने खतरनाक होंगे। मुखौटा कुछ भी हो कि किस तरह का वो बस वो करवाते हैं, देख लीजिए। तो मैंने जो पत्रकारों का जो समूह है वो दो खेमों में बटा हुआ है। एक है इस बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल बनाता है उसमें, और वो कुछ इसमें जो है वो मैंने यूट्यूब पकड़ लिए हैं, कुछ पत्रकार तो यूट्यूब पकड़ लिए हैं। जैसे उसमें एक प्रदीप सिंह है, तो प्रदीप सिंह का एक जो है वो आपका अखबार नाम करके एक यूट्यूब है। उसी प्रकार जो है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी और DK दुबे और मनीष ठाकुर, मनीष कुमार और मनीष शुक्ला, ओंकार चौधरी, हरीश बर्नवाल, हर्ष कुमार, ये जो ग्रुप है, ये जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा है, ये इस तरह से पेश करता है कि जैसे कि तमाम वर्णन करेगा, केजरीवाल का वर्णन करेगा, राहुल गांधी का वर्णन करेगा, और इसे सोनिया गांधी का वर्णन करेगा। तो उसमें दो विशेषताएं होती हैं जो कि भारत विरोधी हैं। एक विशेषता यह है, वो इस तरह से पेश करते हैं सब कि लगता है कि बीजेपी वो विरोध पक्ष में है। ये इस माने उनकी बातों से जरा भी ऐसा नहीं होता कि भाई इतनी खतरनाक जो है जो गतिविधि केजरीवाल की, उसकी जो है उसको दूर करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। सिर्फ बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए ये सब झूठे तर्कों के साथ जो है प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी वगैरह सारी जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस मोदी महोदय की, उसके विषय में इस तरह से दिखाते हैं और उसका ये वर्णन करते हैं। और आगे क्या कहा जाए कि और जो है ये इस देश की जनता ने मोदी महोदय को इन शक्तियां जो कि भारत विरोधी ताकतें हैं जो है उनका विनाश करके इस देश को सुरक्षित करने के लिए
और अपनी आवाम को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए और अपनी आवाम को भी इन ताकतों से बचाने के लिए दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया है। और ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले जो है, इन ताकतों से बचाने के बजाय, भारत को सुरक्षित करने के बजाय, इन देश के दुश्मन ताकतों को ही ये पाल रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके प्रवक्ताओं के द्वारा ये टीवी चैनलों पर अपशब्द और गाली भी सुनते हैं। ये इनके प्रवक्ता जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज के, और जो है ये आम आदमी पार्टी के, और जो है इसे कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं द्वारा अपशब्द गाली बीजेपी वाले भी सुनते हैं, और एंकर को भी सब यही अपशब्द गाली वो देते हैं। इस तरह का अवसर भी वो पैदा करते हैं। अब इस विषय में गंभीर विषय ये है कि मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कहा करते थे कि भाई कोई हमारी आलोचना करता है तो हम पर आक्रमण करता है, आलोचना करता है तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पर वो कितना भी कोई पत्थर मारता है, हम उन्हीं पत्थरों को उन्हीं पत्थरों से सीढ़ी बना लेते हैं। अब वही मानसिकता यहाँ दिल्ली, जब गुजरात से दिल्ली आए हैं, वही मानसिकता। अब ये पत्थर, जिसको पत्थर कहते हैं, उन देश विरोधी ताकतों के द्वारा अब उसकी हद यहाँ तक हो गई है कि जिसने इस देश को लूटा है वो इनको चोर कहता है। और ये पलट करके इतना भी नैतिक बल नहीं होता कि भाई जो है चोर डकैत तो तुम हो। और यही नहीं, पूरे बीजेपी वालों से पूरे बीजेपी वालों को भी यही रवैया अपनाने के लिए वो जो है प्रशिक्षित कर दिया है, यही आदत डाल दी है कि भाई जैसे जिस वक्त राफेल के मामले में ये सब बोलते थे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, एक भी बीजेपी वाला, अब मोदी जी नहीं कहा कि भाई कि चोर तो तुम हो, मैं नहीं। और इससे कितना गलत संदेश जाता है देश में कि ये चोर डकैतों के आगे ये घुटने टेकते हैं। उस हर भारतीय नागरिक जो कि इस मुल्क से मोहब्बत करता है, उसके दिल पर क्या गुजरती है, जबकि ये देश को लूटने वाली जो है वो पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा इनको जो है जो वो कहते हैं भाई वो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और ये सुनते भी हैं। यही नहीं, इस देश को जिसने विभाजित किया, अब सवाल है कि देश कई बार बताया गया कि देश विभाजन एक बहुत बड़ी वो त्रासदी है। इसे नेहरू के द्वारा सत्ता हथियाने की कई साजिश में यह देश बटा है। बीजेपी इतनी अपराधी है, अब बीजेपी के साथ साथ वो आरएसएस भी, कि नेहरू के द्वारा, नेहरू के हवस के कारण जो देश बटा है, उसको बोलती है कि धर्म के आधार पर। जैसे आजकल देखते हैं ना, आजकल अब देखते होंगे कि जैसे मान लिया हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है अधिकांश 90 से ऊपर, मान लीजिए 90 है, 95, 98, 99% जो है वो लोग शांतिप्रिय भी हैं, मुल्क परस्त भी हैं, और इसी से देश को अपना मुल्क मानते हैं। कुछ उपद्रवी तत्व हैं उसमें, 2%, 4%, 1%, जो कि इस भारत विरोधी
और भारतीय समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त है। इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा कमी इनमें और भी है कि उनकी गतिविधियों के प्रति ये मुखर नहीं है, प्रखर नहीं है। ये मान सकता हूँ कि यदि उनके आलोचना करने के बड़े उनके आलोचना करने के लिए और उनको पकड़ धकड़ करके जो है उनको समाज से बहिष्कृत करने में और ऐसे तत्वों को पकड़ करके थाने पुलिस को हवाले करने में ये इतनी आवश्यकताएं हैं, तो इनमें वो कभी कभी मूक बन जाते हैं। लेकिन मूक बनने का मतलब थोड़ी है कि जो है वो उनके साथ लिप्त है। तो ये बताने का क्या प्रयास हो रहा है, जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो दशा हमारे इसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में है कि अधिकांश तबका इसी देश को अपना मुल्क मानता है। ये कहता है कि भाई हम तो यहीं जन्मे हैं और यहीं खपेंगे, यही हमारा देश है। और उन्हीं में कुछ सिरफिरे किस्म के 2%, 3% वो हो सकता है जो कि कहते हैं कि भाई नहीं, हमारा इस्लाम जो है वो इस देश से ऊपर है। वो आदर्श लाते हैं टर्की और वहाँ से अरबिया से, और वहाँ के किसी भी किसी भी विवाद को लेकर के इस देश में आंदोलन भी करते हैं। इस देश को ही वो अस्थिर करते हैं। अब कोई ऐसे नहीं, वो आज़ादी की जंग से ही ये प्रवृत्ति है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि वो तत्व जो है ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं, खास करके GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी काकस और TMC और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और RJD के द्वारा, और ये आपका केजरीवाल, इनके द्वारा वो पाली हुई जो है वो पाले हुए तत्व हैं। और जब भी इस देश में उपद्रव करवाना हो, पत्थरबाजी करवानी हो, हिंसा करवानी हो, तोड़फोड़ करवानी हो, तो इन जो ताकतें हैं, केजरीवाल, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव और उसके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और ये जो राहुल इत्यादि की जो कंपनी है, ये जो इन्हीं जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो उपद्रवी और असामाजिक और कट्टरवादी, कुछ भी आप समझ लीजिए, उन्हीं से करवाते हैं ये। तो इतनी स्पष्टता हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन होनी चाहिए। ठीक वही चीज उसमें जो है कुछ सनकी किस्म के, कुछ कट्टरवादी किस्म के, वो पाकिस्तान की बात करते होंगे। और ये रिकॉर्ड में है कि भारत जो है, भारत विभाजन के पक्ष में 10 से अधिक जो है प्रतिशत हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में नहीं था। 90% हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो विभाजन के विरुद्ध थे। तो इसीलिए भारतीय जनता ताकत बार बार ये बता रहा है, जिसको ये झूठ, वैसे मैंने बताया कि ये विघटनकारी ताकतें इस देश में तमाम झूठ और अफवाह का वो शिकार वो बना दिया है अपनी भारतीय वो मानसिकता का। इस देश की मानसिकता को जकड़ने के लिए इन ताकतों ने तमाम झूठ और अफवाह का वो शिकार बना दिया है। तो उन झूठों में ये सबसे बड़ा झूठ है कि देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ। हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें कि ये धर्म के आधार पर ये देश का विभाजन नहीं हुआ है। वो जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, जो है वो सत्ता हथियाने के लिए, और उसके विषय में बताया भी गया है और भी बताया जाएगा
कि उसके पक्ष में कोई कांग्रेसी था ही नहीं। सिर्फ जो है उसके साथ जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था, और वो अंग्रेज थे, अंग्रेजी हुकूमत, उस अंग्रेजी हुकूमत का नुमाइंदा माउंटबेटन, यही दो उसके साथ में थे। कोई भी कांग्रेस का समर्थन, कोई भी कांग्रेसी जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री जो है 1946 में अंतरिम सरकार का या अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं था। बाद में उसके प्रभाव से चमचागिरी में बाद में भले आ गए, लेकिन 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का या इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में कोई नहीं था। समझिए कि कितनी बड़ी साजिश, और उसको बचाने के लिए ही जो है इन समूहों ने जो पहला कुतर्क रचा कि यह धर्म के आधार पर यह विभाजन है, और धर्म के आधार पर विभाजन का तर्क दे करके तब इस प्रकार वो टारगेट करते हैं। ये मुसलमान जो है पाकिस्तान भी ले लिए और यहां भी रह गए। कुतर्कों का कुतर्कों का एक बाढ़, फ्लड चल पड़ा, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, इसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों जो कि उन्हीं को दूरी बना करके जो है ये सब ढकने की कोशिश जो कर रहे थे। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी बौद्धिक वर्ग हैं, चाहे वो इतिहासकार हो चाहे कोई भी हो, वह भी इस नेहरू के पाप को ढकने के लिए, इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के पाप को ढकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र इन समूह ने किया हुआ है। पूरा जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे आपका जो है वो इरफान हबीब हो, और चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन है वो कोई इस्लाम करके है, इन समूहों ने साजिश करके सिर्फ आरएसएस बीजेपी की ओर टारगेट करते हुए इस गद्दार नेहरू की, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों को ढकने का काम किया है। कौन? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक जो तबका, ये सबसे बड़ा अपराध। आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, आप जो है नदवा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जामिया मिलिया में आप चले जाइए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चले जाइए, नेहरू की गद्दारियों को, मोहनदास करमचंद की गद्दारियों पर कोई बात नहीं, सिर्फ आरएसएस बीजेपी। ये आरएसएस बीजेपी करके जो है जो जिस तरह की मानसिकता और तर्क जो गढ़ा गया है, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बौद्धिक वर्ग के द्वारा, वो जो है इन्हीं दोनों गद्दारों को बचाने के लिए, और इधर तो और फिर उसी का सहारा लेकर के फिर ये जो आरएसएस बीजेपी का है कि धर्म के आधार पर बांटा गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मुसलमान यहाँ भी रह, अपना एक देश भी ले लिया और यहाँ भी रह गए। इसी के इर्द गिर्द जो है वो ताना बाना, उनके तर्कों का ताना बाना बनता है। तो भारतीय जनता का दल स्पष्ट कर रहा है कि ये सिर्फ पूरे देश को स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा देश जो है धर्म के आधार पर नहीं बना है, बल्कि ये सत्ता हथियाने के कुचक्र में उसकी साजिश का ये शिकार बना है, जिसको कि ये जो ताकतें हैं, खास करके कट्टरवादी जो है वो जो हिंदू सनातन के, और अब चूंकि जेएनपीसी सत्ता हथियाई है, तो वो तो हमेशा वो चाहेगी कि इसका इल्जाम जो है किसी देश बांटने का इल्जाम किसी और के सिर वो जाए, और उसने साजिश किया ही कि देश बांटने का असली इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर है।
और इसमें यह भी शामिल है हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व, सभी तो नहीं, कट्टरवादी तत्व, तो दुनिया में हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व हैं वह इस जीएनपीसी के साथ में है कि इस देश को बांटने वाला, इस देश को बांटने वाला नेहरू गांधी नहीं थे, बल्कि जिन्ना साहब थे, और ये देश जो है वो धर्म के आधार पर बटा है। ये दोनों तर्क जो है निहायत झूठे हैं, सिर्फ उस गद्दार नेहरू को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाने के लिए। और जान लीजिए कि जो तर्क, जो मानसिकता इन दोनों गद्दारों को बचाने के लिए हो, निश्चित है कि वो निरा भारत विरोधी है। अब ये जो तो एक पत्रकारों का गिरोह जो है, जो बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाता है, जिसका कि अभी मैंने नाम लिया है, तो बीजेपी या मोदी जी के उस देश विरोधी कारनामों पर वो उसकी चुप्पी साधी रहती है कि ये मोदी महोदय जिन देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं उनका विनाश करने के बजाय जो है ये जो है उसको पाल के रखे हैं, उससे गाली भी सुनते हैं और उसको पालते हैं, उसकी रक्षा ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके द्वारा लूटे हुए जो लूटा हुआ जो बूटी है और ये काले धन के रूप में है, उसकी भी ये रक्षा करते हैं। इस पर इन सभी बातों पर बीजेपी के जो सिपा सालार जो पत्रकार हैं, जो कि वो यानी यूट्यूब खोल के बैठे हैं, यानी बीजेपी और मोदी जी की ये देश विरोधी हरकत कि देश के दुश्मनों को पाल कर रखना। लोग बताते हैं कि मोदी जी शायद इस मानसिकता में काम करते हैं कि जैसा कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बोलते थे कि हम पर कोई पत्थर मारता है तो हम उन पत्थरों को ही पत्थरों से ही हम जो है सीढ़ी बना लेते हैं और आगे जो है वो चढ़ जाते हैं। तो उनका मतलब है कि यदि कोई पत्थर मारता है, उनको अपशब्द कहता है या गाली देता है, या ये वाले जो है कम्युनिस्ट वाले या कांग्रेस वाले या जो गाली देते हैं, तो एक सहानुभूति वो अर्जित करते हैं और सहानुभूति के बल पर वो चुनावी माहौल उनके पक्ष में बनता है और सत्ता उनको मिलती है। लेकिन सवाल उसके आगे भी है। ये किसी से गाली खाएं, सहानुभूति बटोरें, सवाल ये नहीं। सवाल ये है कि जो देश विरोधी ताकत है और जो इस देश को लूटने वाला है, वो किसी और ऊपर आरोप लगाए, ये किसी भी देशभक्त को बर्दाश्त नहीं होता। प्रश्न ये है, अब ये माने कि उन्हीं देश विरोधी ताकतों से, उन्हीं देश को लूटने वालों से, ये कई बार बीजेपी वाले और मोदी महोदय भी बोले हैं कि ये कांग्रेस बहुत बड़ी लुटेरी है और ये सत्य है, देश पूरा जानता है। लेकिन उसी से ये भ्रष्टाचार के फैलाने के गढ़े हुए रचित तर्कों के द्वारा गाली भी सुनते हैं और अपशब्द भी सुनते हैं और इसे रणनीति पर काम कर रहे हैं कि यदि इनको कोई अपशब्द कहेगा, गाली देगा, तो इनके पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा और इनको सत्ता मिलेगी। लेकिन यह देश के लिए जो है बहुत खतरनाक बात है कि जो देश विरोधी ताकत है वो दहाड़ करके कभी इनको गाली देती है, कभी उनको बोलती है और देश के खिलाफ गद्दारी भी करती है। गद्दारी भी नहीं, गद्दारी ही करती है। उसको सिर्फ उसको दिखा करके और उसे गाली सुन करके सत्ता हथियाने की जो हवस है इसकी बीजेपी की, यह इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है।
और प्रश्न जो है इनसे गाली खा करके, वोट सत्ता हत्या करके, इनको दिखा करके वोट सत्ता हत्याने की साजिश नहीं है। ये मोदी महोदय जो माने इनकी जितने भी माने एनपीसी के जितने भी वो तत्व हैं, जो मीडिया है, वह भी उसी प्रकार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होती है, उसको भी ये बचाते रहते हैं। और जैसे कि एनडीटीवी की जो खबरें आ रही हैं, एनडीटीवी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। कोई कह रहा है कि साथ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस उनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन उस केस का क्या होगा देखिएगा। एक दिन बिल्कुल चोरी वो केस चलता रहेगा, फिर इसके बाद उसको क्लीन चिट कोई कोर्ट उनको दे देगा, या इनकी जो एजेंसी है सीबीआई वगैरह वो दे देगी। मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस हैं। तो एनडीटीवी एक बहुत खतरनाक किस्म का मैंने ये एनपीसी का चमचा, और एनपीसी चमचा होना उतनी खतरनाक नहीं, देश विरोधी, भारत विरोधी वो मीडिया है वो। और रिपोर्ट यह है कि उसमें जब ये काम करता था अभिषेक शर्मा, और उसकी पत्नी शायद IRS है सुमना सेन, ये दोनों माने बाहर, इन दोनों को वो एनडीटीवी ने ही भेजा था बाहर। और किस लिए कि जो कुछ जो मार्क्सिस्ट रूट से और भी तरीकों से जो ये एनडीटीवी मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, यानी काले धन को सफेद करती थी, उसी को करने के लिए ये अभिषेक शर्मा भी और उसकी पत्नी जो सुमना सेन जो IRS है, दोनों गए थे। और इतना ही नहीं, वो गल्फ कंट्री से, यानी खाड़ी के देशों से ये भी खबर है कि 2000 करोड़ रुपया आया इसी कपिल सिब्बल को कि यदि एनडीटीवी वगैरह जो है मालिक बंद होता है तो एक जो है चैनल खोले। अब समझ जाए कि जो चैनल इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा खोला जाएगा वो कितना घातक होगा इस देश के लिए, ये जरा सोचिए। तो 2000 करोड़ रुपया गल्फ कंट्री से आया वो चैनल खोलने के लिए, एक अंग्रेजी का एक हिंदी का, वो कपिल सिब्बल को। तो उसी में काम करने के लिए ये दोनों शायद, और उसमें शायद ये दोनों अभिषेक शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी शायद एबीपी न्यूज में काम करते थे तब, यानी एनडीटीवी से निकल करके। और तमाम इस तरह से खबरें जो है वो फैलवाए कि एबीपी न्यूज जो है वो मोदी महोदय के दबाव में इन दोनों को निकाल दिया। झूठा, ये सब खुद ही जो है वहां से निकल गए कपिल सिब्बल के चैनल में काम करने के लिए। अब ये सवाल उठता है कि ये मोदी महोदय सब मालूम है, और आप देश जानता होगा कि यही वो जब सीए के विरोध में हिंसा हुई थी और उपद्रव हुआ था, तो पीएफआई ने करीब यानी 200 करोड़ रुपए मंगाया था। और पीएफआई एक कट्टरवादी संगठन है, तो वो 200 करोड़ रुपया मंगाया था इस देश में उपद्रव वो करवाने के लिए, और उसमें से 90 करोड़ जो है इस पीएफआई ने कपिल सिब्बल को दिया था। मोदी महोदय आज तक जो है ये जांच नहीं करवाए कि भाई वो 90 करोड़ रुपया जो कपिल सिब्बल को मिला था वो किस लिए मिला था और क्या बात। तो मोदी महोदय सिर्फ एनपीसी को नहीं, एनपीसी के इर्द गिर्द जितनी ताकतें हैं उनको भी बचाएंगे। चिदम्बरम को भी चिदम्बरम के खिलाफ बस एक नाम मात्र का दिखावी कार्रवाई करके बस छुट हो जाएंगे, लेकिन ये एनपीसी को बचाएंगे और जो है एनपीसी को की रक्षा करने वाली जितने भी वो ताकतें हैं सबको बचाएंगे, कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम हो, सबको।
तो इतने खतरनाक हैं ये मोदी जी। एनडीटीवी को भी बचाएंगे, सिर्फ दे देंगे इन सबों को बस वर्णन करने के लिए। वर्णन किस लिए? इनके पक्ष में वो माहौल बनाने के लिए, चुनावी माहौल। लेकिन मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो है वो सबको पालेगी। और इसके पीछे साजिश जरा देखिए, ये सारा एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आपका जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप, सब जो है मोदी जी के द्वारा पाला जा रहा है। और सब इस तरह से सब हवा बनाते हैं कि ये सब मोदी जी के बड़े विरोधी हैं। माने झूठ का माने किस सीमा तक वो जो है, जैसे ये रवीश कुमार है। रवीश कुमार सबसे बड़ा गोदी मीडिया है। जब से उसने पत्रकारिता की है, वो इसी जीएनपीसी के गोद में बैठ करके, कम्युनिस्टों के गोद में बैठ करके हमेशा वो पत्रकारिता करता रहा, देश विरोधी गतिविधियों के अनुसार। वो दूसरों को कहता है गोदी मीडिया, और जनमानस उसे पूछता नहीं है। ये सवाल है। जनमानस जो है इस गद्दार वो रवीश कुमार से सवाल नहीं करता कि भाई गोदी मीडिया तो तुम हो ना। सवाल आकर के यहीं खड़ा हो जाता है। कन्हैया कुमार माने उसने नारा लगवा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसकी सभाओं में कौन जाते हैं? सवाल ये बीजेपी तो जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, राहुल कितना बड़ा इस देश का दुश्मन है, धीरे धीरे इस देश की आवाम जान रही है। लेकिन उस राहुल गांधी को किस तरह रक्षा करते हैं अब ये बीजेपी वाले। वो ये कहते हैं भाई इनको पप्पू मानो, राहुल गांधी को पप्पू मानो, उसको पढ़ने का वो शौर नहीं है, 52 वर्ष का बच्चा है, फलाने है, पप्पू मान करके। अच्छा, पप्पू के संबंध में तमाम यूट्यूब पर चुटकुले चलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस खतरनाक गद्दार जो है वो मैंने ये राहुल गांधी को बीजेपी वाले किस तरह बचाते हैं। तमाम यूट्यूब पर आप देखेंगे कि पप्पू को लेकर के तमाम चुटकुले, यानी इसमें आनंदित होइए, आनंद उठाइए, देश के लिए गद्दार मत बनिए। और शायद जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता ये विकसित किए हुए बीजेपी वाले, ये कहते हैं ना कि इनके राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की अवधारणा को ही इन सबों ने कुचल के रखा हुआ है। राष्ट्र की अवधारणा यदि होती और राष्ट्र के प्रति कोई गद्दारी करता है तो वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस तरह की भावना इनकी नहीं है। बस नूपुर शर्मा का यदि बयान है, उसके प्रति जो है वो ये संवेदनशील होते हैं। देखिए, जो हमारी आवाम में जो जागृति है, शायद इस बात को हमको इस एपिसोड के शुरुआत में ही कह देना चाहिए था कि जागृति हो रही है, लेकिन वो उसकी गति थोड़ी सी धीमी है। गुजरात जो प्रदेश है, गुजरात जो हमारा इस भारत भूमि का एक भूखंड है, वो भी प्रशासनिक दृष्टि से गुजरात का कोई अस्तित्व नहीं है। वो हमारा वो हमारे जो मातृभूमि है, भारत जो है, उसका एक भूखंड है प्रशासनिक दृष्टि से, इतना ही है उसका है। तो वो भारत का हिस्सा, और उसमें रहने वाले भी वो अपने भारतीय भाई बहन हैं। तो वहाँ से भी इसी भारतीयता को प्रकट करते हुए प्रतिध्वनि आ रही है। वहाँ से प्रतिध्वनि ये भी आ रही है कि भाई हम अपने को गुजराती क्यों कहें, हम भारतीय हैं। हम सीमित रह करके क्यों करें, हम भारतीय हैं। वहाँ से भी आ रही है, और वहाँ से ये भी आ रही है कि भाई हमने तो ये मोदी को वोट दिया था इन जो है जीएनपीसी वालों से, इन कम्युनिस्टों से निजात
वो दिलाने के लिए, और ये उन्हीं को पाल करके, उन्हीं को दिखा करके सत्ता में जो है वो सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। अब भारतीय अपने भारतीय आवाम को भी, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यह देश के दुश्मन, चूंकि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो राष्ट्रवादी का फर्ज बनता है कि देश के दुश्मनों का नाश करके देश को महफूज करे। राष्ट्रवादी का ये फर्ज नहीं बनता है कि देश के दुश्मनों को पाल करके अपने देश की सुरक्षा, अपने आवाम की सुरक्षा को खतरे में डाल करके सत्ता हथियाने की साजिश करे वो। तो इस कदर जो है ये देश विरोधी गतिविधि में ये लोग लिप्त हैं, बीजेपी वाले और मोदी जी, देश के दुश्मनों को पालना। तो एक तो वो है, अभी कुछ माने इनके जो कारनामे हैं, बीजेपी के जो समर्थक यूट्यूबर प्रदीप सिंह इत्यादि वगैरह। एक दूसरा कुनबा है वही रवीश कुमार, अफजल शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी इत्यादि, या इसमें आशुतोष वगैरह। ये सिर्फ राहुल जो इस देश का गद्दारी नहीं है, लुटेरा भी है और वो विखंडन करने वाला भी है, ड्रग स्मगलर भी है। अब तो रिपोर्ट आ रही है कि जो है वो रायबरेली गेस्ट हाउस का रेपिस्ट भी है। उसके पक्ष में ये पत्रकारों का गिरोह जो है वो माने किस तरह तिकड़म किया जाए कि वो सत्ता में आए। तो ये कुनबा दोनों पत्रकारों का, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाला, और जो है इस देश का घोर जो दुश्मन है, गद्दार है, राहुल के पक्ष में माहौल बनाने वाला जो तबका पत्रकारों का है, वो जो है भारतीय अवाम ताकत दल के, या मेरा इस प्रयास है कि पूरे देश में भारतीयता के आधार पर लोगों को एक किया जाए, नफरत का माहौल, भेदभाव का माहौल और जो है भेद विभेद का माहौल का नामो निशान मिटाया जाए, उसको नस्ते नाबूद किया जाए। इस प्रयास को, भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास को, या हमारे इस प्रयास को, ये सब कहते हैं कि एक सज्जन या एक जनाब आए हैं यूट्यूब पर जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इनके अनुसार जो इस समाज को विखंडित करके सत्ता हथियाई जाए, वो इनके अवधारणा में लोकतंत्र है। इनके अनुसार जब चुनाव होता है, चुनाव को पैसे से खरीदा जाए, बाहुबल के द्वारा उसको हाईजैक किया जाए, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको अपहरण किया जाए, माने बाहुबल के द्वारा, और पैसे से खरीदा जाए, और जो खरीदता जा रहा है ये और इतना ही नहीं, और इसके अलावा जो ये चुनावी झुंझुने हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के द्वारा जो है उनको मानसिक गुलाम बना करके जो है वो वोट छीन करके सत्ता हथियाई जाए। और इसके पहले वो भेद विभेद, नफरत फैला करके 80-20 ध्रुवीकरण, माने तमाम बुराइयां के आधार पर जो है सत्ता हथियाई जाए, उसको ये लोकतंत्र बोलते हैं। भारत की जनता अब जागरूक हो रही है। देश के गद्दार पत्रकारों, वो भारत की जनता समझ रही है कि ये लोकतंत्र नहीं है, और न तुम ये पत्रकार हो, इस देश के दुश्मन हो। लेकिन इस तरह का, और ये जो क्या राहुल गांधी इस देश का लोकतंत्र है,
इन राहुल गांधी जैसे 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 दुश्मनों को पाल करके वोट सत्ता हथियाने वाली बीजेपी जो है, ये जो है वो लोकतंत्र है। 80-20 करने वाली जो है ये लोकतंत्र है। 80-20 करने वाली बीजेपी के क्या लोकतंत्र है? जनता समझ रही है, जनता को कोई इतना बेवकूफ नहीं, लेकिन इनके पास कोई तर्क नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश में भारतीयता के आधार पर, चूंकि राष्ट्र भारत है और हम सभी भारतीय हैं और भारतीयता की बात करनी चाहिए। विश्व के और के अन्य देश जो है वो सिर्फ उसमें राष्ट्र के अनुसार बात करते हैं। इसलिए भारत को भी होना पड़ेगा कि सब, और जबकि इसका संविधान बन भी गया है, माने हमारे महापुरुषों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बीच में ये जो ताकतें आई हैं, संविधान के जो है माने संविधान का राज हो, ऐसा नहीं करती है। सिर्फ शपथ ले लेंगे बस। कब? जब उनको मुख्यमंत्री बनना होगा, प्रधानमंत्री बनना होगा और मंत्री बनना होगा। इसके बाद सब कुछ संविधान विरोधी, भारत विरोधी, उसको ये लोकतंत्र कहते हैं। तो ये कहते रहे। अरे देखिए ना, जिस जीएनपीसी ने, जिस कांग्रेस ने, जिस जीएनपीसी ने इस देश को बांटा हो और विभाजित या खंडित भारत को फिर बांटा हो, भाषा के आधार पर प्रांत बनवा करके, और फिर इस देश को तार किया है बांट करके, करीब 8,000 से लेकर 9,000 से सांप्रदायिक दंगे करवा करके जो यानी इस देश को बांटा हो, और तमाम इस तरह की शब्दावलियाँ, दलित है तो अल्पसंख्यक है तो वो और इसी को देखा देखी जो है वो और भी तत्व सामने आ गए हैं। प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जो कि मैंने फर्दर आगे भी छोटी छोटी जातियों के आधार पर जो इस तरह के वो बांट रहे हैं, वोट और सत्ता हथियाने के लिए बांट रहे हैं सर। तो लेकिन मुख्य जो बांटने वाली ये जो जेएनपीसी है, इस देश को बांट कर तार कर दिया है। और जिसके पास ये कन्हैया कुमार जो है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार जिसके साथ हो गया है, वो आज कह रहा है कि भारत जोड़ो। लेकिन सवाल बस यही तक नहीं है, जनता, हमारी आवाम जो है इस जेएनपीसी के इस तरह की बात को माकूल जवाब नहीं देती है। अब जैसे जनता का जो जमावड़ा हो रहा है, वो कलंक है इस देश के लिए। पत्रकार पत्रकार तो देश के दुश्मन हैं ही। जो पत्रकार मैंने देखा तो कोई उसका था, न्यूज़ 18 इंडिया का। न्यूज़ 18 इंडिया का पत्रकार जो है, वो भारत जोड़ो का जो अभियान चला, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि यही तो पार्टी है जिसने देश को बांटा है। यही तो पार्टी है जिसने जो है 8,000 से लेकर 9,000 तक जो है जिसने दंगे वो करवाए हैं। हमारे 6,000 सिख भारतीय भाई बहनों का ये कत्ली है। और आज कह रहा है कि और आज उसके मुंह से भारत जोड़ो वो निकल रहा है। बीजेपी भी नहीं कर रही। बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो समित पात्रा, बस राहुल गांधी का कि उनको पढ़ने नहीं है, बस यहीं तक, या अधिक से अधिक पहले वो अपने पार्टी को जोड़ लें। कभी भी देश की बात नहीं करते हैं बीजेपी वाले, इतने देश विरोधी हैं। ये नहीं कहते कि भाई जो जिसने इस देश को बांटा है, भारत विभाजन, और जिसने हमारी जमीन को, हमारी खुद की जमीन को, लद्दाख की जमीन को अक्साई चीन के रूप में दुश्मन चीन को दिया हो, और उसने नहीं दिया, फिर कोको द्वीप दिया इस गद्दार नेहरू ने।
गद्दार इंदिरा गांधी ने जो है कच्चातीव एक द्वीप है वो श्रीलंका के पास, उसको दे दिया श्रीलंका को, और 3 बीघा या 4 बीघा करके एक ज़मीन है वो भी दे दिया वो बांग्लादेश को। जब ये बांग्लादेश वाली वो लड़ाई हुई, बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था। ये इंदिरा गांधी जो है उस बांग्लादेश को भारत में इसने मिलने नहीं दिया इसने। तो इतनी बड़ी जो है वो हमेशा भारत विरोधी और भारत को विखंडित करने वाली ताकत के मुंह से आज जो है भारत जोड़ो निकल रहा है। तो पूरी आवाम को चाहिए एक स्वर से वहीं पर माकूल जवाब दे, काले काले झंडे दिखाए, और इन पत्रकारों को भी वो सीधा करे। और बीजेपी कभी नहीं करे भाई कि इतनी बड़ी देश विरोधी जो है आज जो है वो करे कि भारत जोड़ो। तो यही तो बात है। देश के लूटने वाले दूसरे को बोलेंगे कि ये डाकू है, ये चोर है। इस तरह का वक्त बिगड़ते बिगड़ते जो है अभी इस स्थिति को आ गया है। तो खैर ये सारी चीज़ जो है निर्भर करती है हमारी जो आवाम है। आवाम जो जब तक इस मानसिकता को नहीं बदलेगी वो भुगतती रहेगी। हमारी आवाम जो है, हमारी भारतीय आवाम मोदी जी के विकास के चकाचौंध से जरा भी भ्रमित ना हो। उसमें एक बात है कि ये इनका हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और क्या क्या ट्रेनों का और तमाम कॉरिडोर हैं, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, डिफेंस और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तमाम कॉरिडोर। इस चकाचौंध में हमारी आवाम जो है जरा भी भ्रमित न हो, क्योंकि ये देश विरोधी हैं, देश के दुश्मनों को पालने वाले हैं। उसी पाप को छिपाने के लिए एक तो विकास का जो है वो चकाचौंध, और उससे भी बड़ी बात, अंग्रेज भी जो है इस देश में विकास किए थे, जबकि विकास का जो है वो नामो निशान नहीं था। 1 इंच भी इस देश में रेलवे लाइन नहीं थी। पूरे रेलवे का नेटवर्क पूरे देश में बिछाया, पोस्टल नेटवर्क पूरे देश में बिछाया, टेलीग्राफ नेटवर्क पूरे देश में बिछाया। कई बिल्डिंगें, वायसराय हाउस जो आपका इसमें राष्ट्रपति भवन है, आपका जो संसद भवन है, तमाम बिल्डिंगें भी बनाई, लेकिन वो इस देश के दुश्मन थे। तो विकास कोई परिभाषा नहीं है कि वो आदमी देशभक्त हो गया। ये देश के दुश्मन है, देश के दुश्मनों को पालने वाला वो देश का दुश्मन है। और उस विकास की कोई अहमियत नहीं जिस पर किसी बहाने किसी न किसी बात पर ये जेएनपीसी वाले और वाम दल वाले आकर के उसको जाम कर देंगे। आपके एक्सप्रेसवे को जाम कर देंगे, आपके हाईवे को जाम कर देंगे, आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जाम कर देंगे, आपके इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर को जाम कर देंगे। क्या करेंगे आप? जिन भारत विरोधी ताकतों को ये पाल रहे हैं। तो इतना एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्रिंकमैनशिप, यानी खतरों से खेलना। इन भारत विरोधी ताकतों को पाल करके सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए जो है ये बीजेपी वाले जो है जो कर रहे हैं, आखिर इस देश को कहाँ तक ले जाएगा, सवाल इस बात का। तो एनडीटीवी को भी बचा रहे हैं। अभिषेक शर्मा हुआ, रवीश कुमार हुआ, इनके जो खतरनाक कारनामे हैं जो है, चूंकि ये बचा रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो हमेशा जो है ये जो तबका है, रवीश कुमार और जो है आपका अभिषेक शर्मा इत्यादि जो है, ये है भारत विरोधी। और भारत विरोधी जो है गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इन्होंने एक तर्क गढ़ा है कि नहीं, हम भारत विरोधी नहीं हैं, भारत के गद्दार नहीं हैं, हम चूंकि मोदी जी का विरोध करते हैं इसलिए हमको जो है हमको देश का गद्दार कहा जाता है।
इस तरह का इनका एक हथियार है, वो तर्क दे करके बचाव का। और सिफत और दुख की बात है कि बीजेपी वाले भी इन्हीं की लाइन में वो तर्क बनाते हैं देश के दुश्मनों को बचाने का। बीजेपी वाले हूबहू इसी तरह का तर्क देते हैं देश के दुश्मनों को बचाने का। वो कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश का दुश्मन नहीं है, ये वामदल देश के दुश्मन नहीं है, ये ममता बनर्जी या आरजेडी वगैरह देश के दुश्मन नहीं है, ये जो है मोदी विरोधी है, वो देश विरोधी नहीं है। तो ये दोनों के दोनों, बीजेपी वाले भी और रवीश कुमार मंडली, दोनों एक ही तरह का तर्क दे रही हैं, लेकिन दोनों के दोनों इस भारत के खिलाफ गतिविधियों में वो लिप्त हैं, दोनों के दोनों, बीजेपी वाले भी और हमारे जो भारतीय भाई बहन जिसको आसानी से समझ लें, ये नूरा कुश्ती ही है रवीश कुमार के बीच में और जो है वो बीजेपी वालों के बीच में, बिल्कुल नूरा कुश्ती है, दिखावा। और ये नूरा कुश्ती जो है बहुत ही घातक होती है। जो नूरा कुश्ती आरएसएस और जेएनपीसी के बीच में है, देश जानता होगा। और कई तमाम लोग बात करते हैं, आरएसएस पर आरोप लगाते हैं, वो करते हैं, ये हमेशा ये जेएनपीसी वाले आरएसएस पर आरोप लगाती हुई दिखती है। लेकिन अवाम को जानना चाहिए कि यह आरएसएस और जेएनपीसी यानी कांग्रेस के बीच में नूरा कुश्ती है। जिस दिन नूरा कुश्ती को, शैडो बॉक्सिंग को हमारी आवाम समझ जाएगी तो ये जो है वो रवीश कुमार को भी समझ जाएगी और बीजेपी वालों को भी समझ जाएगी कि बीजेपी वाले किस प्रकार जो है वो रवीश कुमार को की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे जो गुजरात के रहने वाले भारतीय भाई थे जो कह रहे थे कि हम अपने को गुजराती क्यों कहें, हम इसी में सीमित को ना, हमको भारतीय। लेकिन इस बात को, इस वीडियो को प्रसारित करवाइए। यह वास्तव में दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। दूसरी आज़ादी की लड़ाई दो रूपों में है। एक तो जो ये काले अंग्रेज हैं जो समाज को विखंडित करके और सत्ता हथियाने की जुगत में है, हमेशा यही करते आए हैं। इनसे निजात पाने की जो है दूसरी और वास्तविक आज़ादी की लड़ाई है। दूसरा, जो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम मानसिक गुलामी हो जाए। मानसिक गुलामी से मतलब ये है कि ये यानी उस क्षमता का अभाव, उस विवेकशीलता की क्षमता का अभाव जो कि ये न पहचान सके कि उनका हितैषी कौन है, उनके समाज का हितैषी कौन है, देश का हितैषी कौन है और फिर शत्रु कौन है। इसी के चलते तो अपने दुश्मनों को ही वो वोट कर रहे हैं, अपने दुश्मनों को ही सत्ता में भेज रहे हैं और उनसे वो भुगत रहे हैं। ये मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलामी के दलदल से निकालने के लिए और इन काले अंग्रेजों से भारत को, भारतीय समाज को और आपको निजात दिलाने के लिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, वास्तविक लड़ाई। तो इसमें और ये लड़ाई जो है एक होकर के, अच्छा, ये लड़ाई बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, ईवीएम मशीन पर। अब ईवीएम मशीन भी देखिए कब तक जो है वो विवादों से रहित होती है, ये भी एक सवाल है। कोई बात नहीं, हमारी आवाम पहले एक हो जाए भारतीयता के आधार पर, बाकी सारी समस्याओं का हल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा।
तो इसमें उपाय है कि ये जो खास करके मैंने बताया ना कि ये जो यूट्यूबर हैं और पत्रकार हैं, इनकी बात सुनना बंद कर दीजिए। रवीश कुमार की बात और बातें नहीं, इनकी सभाओं, जैसे ये सभा करता है रवीश कुमार की सभा है कि किसी की सभा है, बिल्कुल बाइकाट करिए, देश विरोधी है। क्योंकि जब आप इनकी सभाओं में शिरकत करते हैं तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। ये कन्हैया कुमार जो नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसकी सभाओं में जब आप शिरकत करेंगे, भाग लेंगे, तो ये देश के गद्दार के हौसले बढ़ जाएंगे, इसकी छाती जो है चौड़ी हो जाती है। तो आपके कारण, आपके सहयोग के कारण देश के दुश्मनों की छाती चौड़ी हो, यह देश को बर्दाश्त नहीं है। जिन देश विरोधी ताकतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, और वास्तव में मैंने पहले भी कहा है कि देश की जागरूकता इस स्तर की हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, और चाहे और भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, यदि जागरूकता वास्तव में उचित स्तर की हो और भारत के प्रति, अपने देश के प्रति संवेदनशीलता हो, तो इनको लात मार करके इस देश के बाहर क्या जाना चाहिए। और इन्हों को नहीं, सिर्फ राहुल गांधी और केजरीवाल, रवीश कुमार, कन्हैया कुमार इत्यादि को नहीं, जो नफरत फैला रहे बराबर, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, टी.एस. हसन, इनको भी लात मार करके बाहर किया जाना चाहिए। और जो है बामन मशरफ को भी, जो भी इस देश में मैंने नफरत वो फैला करके हमारी एकता को जो है वो नष्ट कर रहा है। और सबसे पहले तो शुरुआत करिए इसको जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को। तो जब तक कुछ किया नहीं जाएगा, तब तक जो है वो नतीजा कहाँ से आएगा। और इनकी सभाओं में, यानी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में, और जो है यति नरसिम्हानंद की सभाओं में, और जो है ये रवीश कुमार की सभाओं में, कन्हैया कुमार की सभाओं में, राहुल गांधी की सभाओं में, पहले इनकी सभाओं में आप शून्य करिए, काले झंडे दिखाइए, वापस करिए। इतना आपको करना होगा। भारतीयता के माहौल को तो मजबूत करना है। जब तक इस तरह की ताकतों के हौसले पस्त नहीं किए जाएंगे, कोई भी स्थिति में सुधार होने को नहीं है। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का दुश्मन है। सारे उसके तर्क बेकार हैं, सारे उसके तर्क फालतू हैं। इसलिए फालतू हैं कि वो हमारे देश के अस्तित्व को नकारता है। और इन सबों का एक ग्रुप है, मैंने कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और एक संदीप देव, कोई यूट्यूबर है, अपने को बड़ा देशभक्त कहता है। वो झूठ बोल, बताइए, मोरारजी देसाई के काम जो है इतने आदर्श वाले हैं। महंगाई को वो अकेले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने महंगाई को काबू नहीं किया, बल्कि कम करके अपनी जनता को राहत दिया। शराबबंदी, देखिए ये केजरीवाल देश का दुश्मन, देश का गद्दार जो है, ये जहर बेच रहा है। कोई उसको आईना दिखाने वाला नहीं है। बीजेपी वाले बस क्या कहते हैं, शराब के ठेके में भ्रष्टाचार। इन्हें कहते हैं भाई शराब इस समाज के लिए जहर है, उसकी बात करना भी जहर है। शराब का सेवन पूरे देश में बंद होना चाहिए। और ये काम करके हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने करके दिखाया था अपने पूरे प्रधानमंत्री काल में।
आतंकवाद, अलगाववाद पर उनके बेबाक वो विचार थे, और किसी भी आतंकवादी को जो है वो जरा भी वो मैंने दूर ही रखा। लालडेंगा जबकि उनसे मिलना चाह रहा था जबकि प्रधानमंत्री थे, और वो लंदन गए थे किसी मीटिंग में, उसमें सबसे पुराना जो है अलगाववादी नेता वो मिजो नेता लालडेंगा भगा दिया, और इस आधार पर भगा दिया कि उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, भारतीय नहीं था। यहाँ तो अलगाववादियों से बात करते हैं, टेबल पर बुलाते हैं, तो बहुत बेबाक किस्म के वो जो मैंने थे, और हर राष्ट्रीय मुद्दों पर उसको ये संदीप देव और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उनको गद्दार करते हैं। ये संदीप देव कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं कहता है, मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार नहीं कहता, ये संदीप देव इंदिरा गांधी को गद्दार नहीं कहता है, बैठा हुआ। और किस आधार पर मोरारजी देसाई को गद्दार कह रहा था, मैं ये भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। वो जो है कहता है कि कुछ राह के अधिकारी हैं, उनके विषय में मोरारजी देसाई ने उसको वहाँ के जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, उनको बताया था। ये गलत है। इस तरह की गद्दारी वो इंदिरा गांधी के ज़माने में हुई थी, जरा ठीक से वो जान ले। मोरारजी देसाई को जो संदीप देव जो बोला था कि इसी करने के लिए कि वहाँ की सरकारों ने इनको जो है ये पहले भारतीय थे, माने मोरारजी देसाई पहले भारतीय थे जिसको कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशानी पाकिस्तान मिला था। तो जो उनको निशानी पाकिस्तान मिला हुआ था, इसको भी हमारा देश जान ले, वो इसलिए मिला हुआ था कि जो वहाँ का राष्ट्रपति था जियाउल हक जो है एक फर्जी केस बना करके जो भी है मान केस बना करके वो फांसी दिलवा रहा था वो जुल्फिकार अली भुट्टो को। ठीक है, पूरी दुनिया के लोग कह भाई कि ये फांसी रोक दीजिए, तो तमाम दुनिया के लोग कह रहे थे। मोरारजी देसाई बिल्कुल सैद्धांतिक आदमी थे, वसूल के। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, जो वसूल का आदमी होगा वो बराबर बोलेगा कि भाई जो कुछ भी है ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। इस बात से प्रसन्न होकर के जियाउल हक ने इनको निशाने पाकिस्तान दिया था। वो संदीप देव और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वो अलग कहानी बनाते हैं कि वहाँ के अफसरों को जो है डिस्क्लोज किया, इसलिए जो है उनको ये मिला। ये खुद ही गद्दार हैं सब। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे जो घोर गद्दार है, उसकी गद्दारी इसलिए नहीं है, सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो देश में नफरत वो फैलाता है, एकता का जो है वो बहस करता है, गंगा जमुनी तहजीब का भी वो बहस करता है। वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को या इस्लाम को हमें हर वक्त जो है वो नीचा दिखा करके इस देश में नफरत वो फैलाता है। वो तो कहिए कि हम जो है अब मैं जो है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से बराबर वो निवेदन करता हूँ कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बातों में मत आइए। हमारा इस्लाम पंथ जो बहुत महान है उसके कहने पर मत जाइए। स्वामी विवेकानंद की किताबों को देखिए, बराबर उन्होंने सम्मान दिया है। और ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है हमारे स्वामी विवेकानंद से बड़ा नहीं है, ये उसे अधिक ज्ञान इसको नहीं है, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है। तो इसकी बातों से प्रभावित होकर के हमारे देश में जो भाईचारा है उसको प्रभावित होने मत दीजिए। ये मैं बराबर अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बताता हूँ, और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी कहता हूँ कि इस जो है जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस देश का जो सबसे बड़ा गद्दार दुश्मन है, इसके झांसे में मत आइए, इसकी सभाओं को शून्य करिए। और सिर्फ इसी की सभाओं को नहीं जो है वो सिर्फ इसी की सभाओं को नहीं, यति नरसिम्हानंद की भी सभाओं को,
असदुद्दीन की भी सभाओं को, सभी सभाओं को और वामन मिश्र की सभाओं को शून्य करना होगा। नफरत फैलाने वाले इस देश के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। उसमें सबसे आगे है पुष्पेंद्र तुलश्रेष्ठ। और ये क्या कहते हैं, ये पाखंडी भी कहा जाए तो वो भी शब्द कम पड़ेगा। जो भारत को तोड़ा है, जिसने हमारी जमीन जो है दुश्मन चीन को दी है, जिस जीएनपीसी ने, और इस देश के साथ हमेशा गद्दारी करते जा रहा है, जिसने चीन की सेना जो घुसा करके जो है सन 59 में जो है नेपाल में घुसवाया था, और जो है इसके बाद भी मैंने यानी 42,000 वर्ग मील के बाद भी 10,000 वर्ग मील और घुसवाया चीन को, जिसने हमारे वो 6,000 सिख आस्था वाले भारतीय भाईवान का कत्ल किया, देश को बांट के तार किया। वो जीएनपीसी का राहुल जो है भारत जोड़े की बात करता है, और लोग जो उसके सभा में जाते हैं। हमारी आवाम को चाहिए, ये निवेदन है हमारा, कि उसको ढंग से जो है आईना दिखाइए, काले झंडे दिखाइए, वापस करिए उसको। तो अब कुछ एपिसोड ये लंबा हो गया है, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा संबल भारतीयता है। भारतीयता के ही हथियार से इन सारी देश विरोधी ताकतों का विनाश आप कर सकते हैं, एक होकर के। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।